पिछले 6 दिन से हम एक रेसिप्रोकल पैटर्न ऑफ अटैक्स देख रहे हैं बिटवीन ईरान एंड इसराइल। ये सब स्टार्ट होता है जून 13 फ्राइडे मॉर्निंग, जब इसराइल एक ऑफेंसिव लॉन्च करता है मेनलैंड ईरान पे। एंड रिपोर्टेडली 100 साइट्स विद इन द ईरान वर बीइंग टारगेटेड, एंड इसमें टॉप 20 ऑफिशियल्स ऑफ ईरान वर बीइंग असैसिनेटेड। 100 साइट्स में ईरान की न्यूक्लियर एंड मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया। अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही क्रिटिकली इम्पोर्टेंट टाइम पे इसराइल ने ये ऑफेंसिव लॉन्च किया, जब एक न्यूक्लियर डील एक क्रैक होने जा रही थी बिटवीन द ईरान एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो 6th राउंड था वो होने जा रहा था दिस संडे, यानी कि 2 days आफ्टर द अटैक। सो इससे हमें बज़ाहिर पता चलता है कि इसराइल वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ दीज नेगोशिएशंस बिटवीन ईरान एंड ट्रम्प। और इसराइल नहीं चाहता था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी किस्म की स्पेस, किसी किस्म का golden chance दे ईरान को to pursue and to use its nuclear capabilities for the civil purposes either or for the other purposes। तो इस negotiations को halt करने के लिए इसराइल ने वॉर मॉन्गरिंग की वंस अगेन, सिविलियंस को टारगेट किया। 220 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हो रही हैं अभी तक टिल टुडे विद इन द ईरान, एंड ऑन द अदर साइड्स देयर वर आल्सो कैजुअलिटीज़। अगर हम इसराइल के मिस एडवेंचर्स एंड टेरिटोरियल एम्स को स्टडी करें तो हमें ट्रेस बैक करना होगा 1948, जब इसराइल का जन्म होता है। एक ऐसी स्टेट जो कि एक ऐसे एरिया पे जन्म लेती है जिस एरिया की इंडिजिनस पॉपुलेशन को डिस्प्लेस और डिलोकेट करके उस स्टेट को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। अब वॉर्स अरब कंट्रीज एंड इसराइल के दरमियान होती हैं आफ्टर दैट 1948, 1967 एंड 73 की वॉर्स देखते हैं। एंड बाय द टाइम 1975 अरब स्टेट्स को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी जो पिछले 25 साल की एफर्ट है अगेंस्ट इसराइल ऑल वेंट इन वेन, बिकॉज वो कैलिब्रेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड अटैक्स नहीं थे, वो कैलिब्रेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड रिएक्शन नहीं था टू द इसराइली क्रिएशन। क्योंकि इसराइल के बैक पे यूएस एंड ब्रिटेन वॉज स्टैंडिंग टिल दैट टाइम। तो उसके बाद उन कंट्रीज़ ने अपनी जो पोस्चरिंग है अगेंस्ट इसराइल उसको काफ़ी मेंट किया, उसको डिप्लोमेटिक मैनूवर एंड स्पेस दी। लेकिन जो हार्ड लाइनर स्टेट्स इस मिडल ईस्ट में साबित हुई हैं अगेंस्ट इसराइल सिंस दैट टाइम, वो ईरान और इराक हुए हैं। अब ईरान उस वक्त फ्रेम में कहाँ था जबकि वो 3 अरब वॉर्स हुई अगेंस्ट इसराइल। उस टाइम तक ईरान में पहलवी हुकूमत थी, यानी कि शाह ऑफ ईरान उस वक्त रूल कर रहे थे। दैट वाज एन इम्पीरियल स्टेट एंड इट वाज बैक्ड बाय वेस्ट, इट वाज अ प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट। एंड 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन, जिसको हम इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, वो आया ईरान में, एंड इट हैज़ चेंज द गेम। दिस गवर्नमेंट वाज नॉट प्रो यूएस, hence not pro-Israeli, and it stood frontline state against the Israel territorial ambitions। and then इस state ने यानी कि ईरान ने in this Islamist regime प्रॉक्सीज जनरेट की, और उन प्रॉक्सीज के थ्रू इसराइल के अगेंस्ट प्रोपागेंडास को प्रोपेल किया, परपेचुएट किया, सो डैट इसराइल को रिस्ट्रेंट किया जाए, मिनिमाइज किया जाए as much as they can। And because of international sanctions, because of the international censorship of Iran, ईरान फोर फ्रंट पे कभी भी इसराइल से वॉर नहीं लड़ सका, और ना ही ईरान ने कोशिश की। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं कि ईरान हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट डिस्पाइट इट्स प्रॉक्सीज, जो कि ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ की होती हैं, और सब कंट्रीज़ कहीं ना कहीं लो स्केल कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जबकि एक कंट्री ईरान पे डायरेक्टली ऑफेंसिव लॉन्च करता है, इसमें ईरान ने बहुत ही रिस्ट्रेंट से काम लिया। ईरान ने उस लेवल का रिएक्शन तो ईरान दे नहीं सकता था, लेकिन ईरान ने डिप्लोमेटिक मैनूवर्स दिखाए। ईरान ने IAEA को
एक्सेस अभी तक दे रखी है, और ईरान ने डिप्लोमेटिकली कंडेम करना चाहा है, डिप्लोमेटिकली एक सीज़ फायर और डी एस्केलेशन की अटैम्प्ट्स हमने ईरान की तरफ से देखी हैं। लेकिन इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्पेशली फ्रॉम द यूएस, जिसमें यूएस का जो नैरेटिव है वो टाइम एंड अगेन पिछले 6 दिनों में ट्रम्प के नैरेटिव्स में जो ट्विस्ट हम देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ वो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो ईरान के साथ डील की बात कर रहे हैं, एंड देन उनका रिसेंट ट्वीट जिसमें वो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं फ्रॉम द ईरान। तो आप एक कंट्री की 220 सिविलियंस, जो अभी तक रिपोर्ट है, आप उनको असैसिनेट कर देते हैं, आप उनको किलिंग्स करते हैं इनोसेंट सिविलियंस की, देन आप एक कंट्री की मेन कैपिटल यानी कि तेहरान की एयर स्पेस को एक्सेस कर लेते हैं, और उसकी जो रिएक्शन की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आप डाउन प्ले कर देते हैं, एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट कंट्री टू अनकंडीशनली सरेंडर टू योर टेरिटोरियल और टू योर regime changing ambitions. This is purely against the international law, and Israel is once again explicitly doing the violations of international law of human rights, and yet the US is standing at with the Israel side by side. नेतन्याहू जो करेक्टर है इस फ्रेम में, इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। 1992 से नेतन्याहू ये नैरेटिव दुनिया को सेल करते आ रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ईरान इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द स्टेट ऑफ इज़राइल बिकॉज ईरान इज़ द ओनली हार्ड लाइन स्टेट लेफ्ट अगेंस्ट द इज़राइल। लेकिन 1992 से अब 2025 है, इस 25 से 30 साल के अरसे में नेतन्याहू हैड नेवर गॉट द करेज टू डायरेक्टली अटैक द ईरान, एंड टू द एक्सटेंट की दुनिया बात कर रही है कि इट विल एस्केलेट इफ नॉट कंट्रोल्ड टू अ वर्ल्ड वॉर 3 एंड टू अ लार्ज स्केल वॉर। जब तक पूरी तरह मिडल ईस्ट का मैप रीडिफाइन नहीं हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूके, यूएस एंड इजराइल्स विल, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है, Egypt, Jordan, Lebanon, Yemen, Syria even, these all countries have been compromised and has been subjected to the will and wishes of Israel. जिस तरह मैंने आपको कहा कि 1979 के बाद से लेकर अभी तक there have never been a direct war between the Israel and Arab states, because they have been compromised to an extent that now they are giving space to the Israel for the diplomatic and economic engagement, which is purely in favor of USA and Israel, and somewhat against the humanity, because we see the genocide happening in the Gaza, we see the misadventurous and territorial aims of the Israel through its media, इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, परसेप्शन, मिसपरसेप्शन कैंपेन्स। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम रीजनल स्टेक होल्डर्स को रोल देख लेते हैं इस वॉर में। रशिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ऑलमोस्ट अरब स्टेट्स, दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड ईरान। डिप्लोमेटिकली तो वो स्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज रीजनल स्टेबिलिटी इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, बी दे आर इजराइल एलाइज, बिकॉज ईरान जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, ईरान के पास बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं, ईरान बहुत कंट्रीज़ के साथ अच्छी ट्रेड कर रहा है, एंड ईरान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ गैस, एंड ईरान ऑल्सो होल्ड्स अ मैरीटाइम गेटवे फॉर 10% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो इन सब जियो स्ट्रैटेजिक स्टेक्स को लेके countries concerned हैं regarding this conflict, and none of the countries including the USA wants escalation because ये किसी के फेवर में नहीं होगा। लेकिन हमें ऑन द ग्राउंड दिख रहा है कि क्या एम्स हैं इसराइल और यूएसए के, वो रिजीम चेंज लाना चाह रहे हैं जिस तरह उन्होंने इराक में लाया, ताकि इसराइल ईरान को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने बाकी अरब स्टेट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनको सब्जेक्ट टू इट्स विल एंड विशेस किया। अब पाकिस्तान के बैकयार्ड में ईरान मौजूद है, और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि उसके बैकयार्ड में वंस अगेन जिस तरह अफ़गानिस्तान में हुआ, और अफ़गानिस्तान का जो स्पिल ओवर हमने देखा पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर तक गया, तो ऐसी हिस्ट्री जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही भयानक किस्म की
एक्सपीरियंसेस छोड़ के गई है, उसको रिपीट करना वुड नेवर बी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान वुड ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द एस्केलेशन. चाइना का ईरान के लिए दो तरह का कंसर्न है. फर्स्ट, इसका ट्रेड एंड BRI इफेक्ट होंगे अगर ईरान में डिस्टेबिलिटी आ जाती है. हॉर्मूज जो कि गेटवे है 10% ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट है इन द BRI रोड मैप. तो वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन होना would never be in favor of China's trade initiatives. Secondly, China, as you know, is an emerging economy, as you know, is going to give a tough time to the global governance of USA, to the international order and the unipolar world order of the USA. तो USA का प्रेजेंट होना और USA के एलाई इसराइल का स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट होना दिस मच क्लोज to the China's ally Pakistan, that would spill over threats, terrorism, and other um, matters within the Pakistan, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी कंसर्न है उसका. तो ये सब मैटर्स हैं जिसकी वजह से ईरान में USA का प्रेजेंट होना या इसराइल का प्रेजेंट होना वुड बी अ थ्रेट फॉर द चाइना. रशिया के जियोपॉलिटिकली तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं ईरान के साथ, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में ईरान को बैक करने में रशिया का खासा इंटरेस्ट है. बिकॉज USA जो कि वॉर मोंगर करना चाह रहा है विद इसराइल ऑन ईरान, वही US है जो कि रशिया को अपने मैनूवर्स नहीं करने दे रहा है यूक्रेन में. तो ये बहुत ही ज़्यादा एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है, एंड दैट पैराडॉक्स वुड समथिंग दैट रशिया डज नॉट वांट. तो रशिया का इसमें रोल है. फिर जो अरब स्टेट्स हैं वो एक बैड हिस्ट्री उन्होंने देखी है, एक हिस्ट्री ऑफ डिफीट देखी है फ्रॉम द लास्ट 100 years. तो उस डिफीट को वो रिपीट नहीं करना चाहती हैं, और वो USA को मज़ीद मिलिटरीली स्पेस नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि टेररिज्म एंड डिस्टेबलाइजेशन एंड कंट्रीज़ की जो ब्रेक डाउन है मिडल ईस्ट में, सीरिया, जॉर्डन, यमन, लेबनान, दीज कंट्रीज़ आर फेसिंग अ लॉट. एंड इस सब में अगर वो इसराइल के बैक पे खड़ी होती हैं और वो ईरान का साथ नहीं देती, तो उनके लिए थ्रेट जो है वो बहुत इमिनेंट हो जाएगा. इसराइल का रोल यहाँ पे एक ऐसे स्टेट के तौर पे दिख रहा है जो कि जेनोसाइड को नॉर्मलाइज कर रही है, बी इट गाज़ा, लेबनान, सीरिया, इराक में विद the aims of Israel. 1 million people have been killed. ईरान में people are now being assassinated. ये एक holocaust का revisionism है. It is the revenge that Israel and Zionist agenda is taking to the world of what it endured of the fascist regime of हिटलर. तो इस सब को ट्रम्प हाफ हार्टेडली बट एक्सप्लिसिटली एट मैनी टाइम्स सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग अगेंस्ट द ट्रम्प्स डिप्लोमेटिक एजेंडा. ट्रम्प जिस एजेंडा के साथ आए थे, जिस नैरेटिव को बिल्ड करके उन्होंने वोट्स गेन किए थे, एंड जस्ट पीस कीपिंग नैरेटिव को उन्होंने दुनिया को सेल किया था, उस नैरेटिव के अगेंस्ट वो एक्शंस ले रहे हैं. दो उनका रोल बहुत अच्छा था इन सीज फायर एंड पीस कीपिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बट व्हाट इज़ हैपनिंग in the Middle East, in our backyard, is opposite to that. And de-escalation सिर्फ कह देना, सीज़ फायर ना कहना या परमानेंट पीस ना कहना और इस तरह की वेक स्टेटमेंट्स देना, दिस इज़ नॉट व्हाट अ रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज सपोज टू डू. मिडल ईस्ट में डिस्टेबिलिटी को अगर हम रूल आउट करने की कोशिश करें तो हमें एक क्रिटिकल जंक्चर पे एक प्रॉब्लम दिखेगी जिसकी वजह से 1948 से अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं और वो रुक नहीं पा रहे हैं, एंड दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. कंट्रीज़ के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल भी अचीव नहीं है, जो कि साउथ एशिया में है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लेकिन विदाउट एस्केलेशन टू दिस एक्सटेंट कि जेनोसाइड हो रहा है, 1 लाख लोग मर रहे हैं, 10 लाख लोग मर रहे हैं, ओपन प्रिजन में लोग दे आर सब्जेक्टेड टू स्टारवेशन. तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिखता है बिकॉज ऑफ दी
बैलेंस ऑफ पावर दैट इज़ मेंटेन बिटवीन द टू कंट्रीज़। वहाँ पे इन कंपैरिजन वो बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, डेटरेंस मेंटेन नहीं कर पाती हैं कंट्रीज अगेंस्ट द इजराइल, एंड दैट इज़ द रीज़न सम ऑफ द कंट्रीज हैव बीन सब्जेक्टेड टू द ट्रेड डील्स, सम हैव बीन सब्जेक्टेड टू जेनोसाइड, सम हैव सब्जेक्टेड टू regime changes, and some now are subjected to this what is happening, unconditional surrender. तो इसमें द अल्टीमेट सोल्यूशन दैट आई सी इज़ द प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय एटलीस्ट 2 कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। वो एक डेटरेंट के तौर पे वर्क करें अगेंस्ट द इजराइल, अगेंस्ट द अदर मिसएडवेंचर स्टेट्स इन द मिडल ईस्ट एंड ऑल्सो इन द नॉर्दर्न अफ्रीका, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अप टू सर्टन एक्सटेंट एस्केलेट ना कर पाए। जिस तरह साउथ एशिया में एक स्टेबिलिटी मेंटेन है, लोअर लेवल पे देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बट पैराडॉक्सिकली देर इज़ अ स्टेबिलिटी मेंटेन। तो वो स्टेबिलिटी मिडल ईस्ट में होना बहुत ज़रूरी है ताकि मिडल ईस्ट एक सेफ़र प्लेस बन सके फॉर द इनोसेंट सिविलियंस, और ताकि मिस एडवेंचरस जो स्टेट्स हैं जिनके टेरिटोरियल एम्स हैं उनको halt और कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल दिस वेरी एंड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।